Good morning everyone, and good afternoon and good evening, because we don't know when you are going to watch this video. It is your first class, it's for class 11th. Hope you will like it. Please do watch, it will be good for you. आज हम आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की, and we are going to start from the lesson chapter 1, that is a poetry named Patriotism. You know very well, your textbook is divided into 3 different sections. Those are dramas and poetry and prose. Prose is fictional, non-fictional, that is subcategory, but mainly drama, poetry and prose. So this is a poetry, patriotism. This is your first chapter given at page number 1 in your textbook, Voyage. Patriotism is written by Sir Walter Scott. So first, as we always do, we should know a little about the writer of the poetry, Sir Walter Scott. Sir Walter Scott was born in 1771 and he lived up to 1832. He was born in Edinburgh. Edinburgh, you know well. Edinburgh is the capital of Scotland. Scotland is a country, you know well. It is a part of UK, you know, 4 countries, Wales and England, Scotland and Northern Ireland. These 4 countries together make UK, United Kingdom. So Sir Walter Scott was born in Edinburgh, Scotland. His father was a solicitor in Scotland. Solicitor was a second post in law department, means he is below the rank of Lord Solicitor or the Lord of Law. So he was at the second post. His father was at the second post. The main thing about his life, means which was a bad and unfortunate thing, that he was ill at the early age of his childhood. He fell sick, and this illness left him lame in the right leg. मतलब इनको right leg में ये paralyze हो गए थे, तो वो permanently वो बीमारी, वो paralysis का problem उनको throughout his life रहा. उन्होंने एडिनबर्ग के हाई स्कूल में पढ़ाई की, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की. उनके पास ही was possessing 2 degrees in different fields. It was in art and law also. कला के क्षेत्र में और कानून की पढ़ाई दोनों ही उन्होंने की. और उन्होंने काफ़ी सारी पोइट्रीज लिखी, बलाड्स स्पेशली लिखे. बलाड्स इज अ टाइप ऑफ पोइट्री. लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उनका जो फेम था, इट रोज टू द स्काई. बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी फैल गई जब 1805 में उनका एक पब्लिकेशन आया, ले ऑफ लास्ट मिन्स्ट्रेल. ये नाम से उनकी पोइट्री का एक संग्रह, कलेक्शन पब्लिश हुआ, और इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई. द स्काई वॉज द लिमिट. ही वॉज अ गुड नॉवेलिस्ट ऑल्सो. वेवरली नॉवेल्स करके इन्होंने कुछ नॉवेल्स यानी उपन्यास लिखी थी. उनकी थीम में, चूंकि वो स्कॉटलैंड की आज़ादी के एक बहुत ही एक्टिव मेंबर रहे, रिवॉल्यूशनिस्ट रहे, तो उनकी थीम्स में हमें बेस में पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की फील, वो टच ज़रूर मिलता है. सो यहाँ भी आप देखिए उनकी पोइट्री जो है, ये पैट्रियोटिज्म जो है वो ले ऑफ लास्ट मिन्स्ट्रेल जो पोइट्री का कलेक्शन है, उसका ही फर्स्ट पार्ट है ये पैट्रियोटिज्म, जो हमें अपने टेक्स्ट बुक में, अपने कोर्स में दिया हुआ है. हम इसी को आज पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले चूंकि हमने बात की पोइट्री के बारे में, तो हम जान लें कि पोइट्रीज के टाइप्स या पोइट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना ज़रूरी है. पोइट्री जो है, पोइट्रीज आर ऑफ मैनी टाइप्स इन लिटरेचर. किसी भी भाषा के साहित्य में पोइट्री के टाइप्स होते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में भी. इंग्लिश की हम बात करें तो many types are there, but chiefly we read or we find some
स्पेशल टाइप्स, जिसमें हम फर्स्ट बात करें सोनेट की, क्योंकि सोनेट आपके टेक्स्ट बुक की पोइट्री जो है वो सोनेट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सोनेट क्या है? सोनेट्स जो है वो 14 लाइन्स ऑफ कंपोजिशन, सोनेट्स आर 14 लाइन ऑफ कंपोजिशन है। सोनेट्स के भी दो टाइप होते हैं, एक को हम कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन इसी को हम कहते हैं इटालियन सोनेट। ये जो तरीका है, ये जो वे है पोएट्री को लिखने का, इट वाज स्टार्टेड बाय, इट वाज बिगन बाय पेट्रार्क। पेट्रार्क नाम का एक पोएट था, उसने ये तरीका स्टार्ट किया था। तो उनकी टाइप की जो सोनेट है उस वे से लिखी हुई, उसे हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से जानने लगे। उसमें खास बात क्या है? उसमें एक ऑक्टेव होता है। ऑक्टेव क्या हुआ? 8 लाइन्स का एक ग्रुप ऑक्टेव, एंड द सेकेंड वन इज सेस्टेट, जो कि 6 लाइन्स का एक कंपोजिशन है। तो 8 + 6 आप देखें 14 हो जाता है, तो 8 + 6 14, तो ये एक सोनेट का टाइप हो गया। एक पार्ट ऑक्टेव कहलाता है, एक पार्ट सेस्टेट कहलाता है। दूसरा जो टाइप है इसी सोनेट का, उसे हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं। उसे हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, बिकॉज ही वॉज अ इंग्लिश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर का नाम तो आपने इंग्लिश लिटरेचर में सुना ही होगा। ही वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ही वॉज नेक्स्ट टू नन, मतलब वो इनकम्पैरेबल था, उसके बराबर का कोई शायद नहीं हुआ इंग्लिश लिटरेचर वर्ल्ड में, उसके जैसा कोई राइटर नहीं हुआ। उसने लगभग 154 सोनेट्स के लगभग लिखी, और आप जानते हैं वो फेमस अपनी 4 महान ट्रेजेडीज की वजह से भी हुआ। आपने नाम सुना होगा, ओथेलो, जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ, ये 4 उसकी महान ट्रेजेडीज थी। ट्रेजेडीज मतलब जिन ड्रामास का अंत दुख में, ट्रेजेडी में होता है, ट्रेजिक एंड होता है, उसे हम ट्रेजेडीज कहते हैं। तो शेक्सपियर इन वजहों से काफी फेमस था, बहुत बड़ा राइटर था। उसने जो सोनेट लिखी उसमें क्या होता था, 3 क्वार्ट्रेंस, 3 क्वार्ट्रेंस होते थे। क्वार्ट्रेंस मतलब 4 लाइन का कंपोजिशन, तो 4 + 4 + 4, और एक लास्ट में 2 लाइन्स का हेरोइक कपलेट, जिसे हम हिंदी में दोहा कह सकते हैं। 4 + 4 + 4 + 2, तो ये कितना हो गया? ये भी 14 हो गया। तो 3 क्वार्ट्रेंस और एक हेरोइक कपलेट का कॉम्बिनेशन जब 14 लाइन्स बनाता है तो वो इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट कहलाती है। तो ये तो एक टाइप हुआ पोइट्री का, सोनेट। इसके बाद हम इसका दूसरा टाइप देखें, पोइट्री का एक दूसरा टाइप है एपिक। एपिक नाम भी आपने काफी बार सुना होगा। हिंदी में इसे महाकाव्य बोलते हैं। हमारे इंडिया में हमारे लिए जो महाभारत है, दैट इज द ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट एपिक। और एपिक की खास बात क्या है? एपिक एक ऐसी पोइट्री है जो बहुत लेंदी होती है, लेंदी नैरेटिव पोयम, and this includes, means for sure it is certain that we will find surely the supernatural machinery used in the writing of epic poetry. ये सुपरनेचुरल मशीनरी क्या है? मतलब जब कुछ बहुत ही गॉडली चीजों का उसमें इंटरफेरेंस होता है, तो वो जैसे आप देखिए हमारे यहाँ रामचरितमानस विच वॉज रिटन बाय तुलसीदास, आप उसमें देखेंगे कि कई सारे गॉडली वेपन्स, ब्रह्मास्त्र और ऐसी सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, या मैजिकल पावर्स या उनका यूज़। तो वो सारी चीज़ें, सुपरनेचुरल मशीनरी जो है एपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या श्योर पार्ट है, वो उसमें होती है, वो उसकी पहचान है। और दूसरी चीज़ हम देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डूइंग्स, मतलब उसका जो मेन प्रोटोगोनिस्ट होता है, प्रोटोगोनिस्ट मतलब उसका एक मेन कैरेक्टर जिसके वजह से वो स्टोरी लिखी गई है, उसकी ग्लोरी को बताने के लिए, वो जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डूइंग्स का पार्ट होता है, या वो खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डूइंग्स करता है, तो वो जो है एपिक वो होती है। तो बहुत सारी एपिक्स उसमें लिखी गई।
तो शेक्सपियर ने तो एपिक्स नहीं लिखी, लेकिन बाकी कई सारे दूसरे ऐसे हैं जिन्होंने लिखी। और हमारे यहाँ रामचरितमानस, जो आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, तो ये एक सेकंड टाइप ऑफ पोइट्री है, एपिक। आगे हम इसका नेक्स्ट एक और थर्ड टाइप देखें, जो आपने काफी सुना होगा, क्योंकि इसके नाम से आपने कई पोइट्रीज को देखा होगा, आपने जरूर सुनी होगी, ओड। ओड क्या है? ओड भी एक टाइप ऑफ पोइट्री है। आपने जरूर सुने होंगे, कुछ नाम आपके टेक्स्ट बुक्स में होंगे, ओड टू नाइटिंगेल और ओड टू कुकू, इस तरह से ओड करके वो उनका स्टार्टिंग इसी नाम से होता है, ओड से। ये क्या होता है? ये ग्लोरीफाई करता है या प्रेज करता है या एप्रिशिएट करता है किसी इंडिविजुअल को या कोई स्पेशल इवेंट को, और उसके लिए वो लिखा जाता है, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी महिमा को बताने के लिए। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, स्ट्रॉफ, एंट्री स्ट्रॉफ और एपोड। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। खैर अब हम उतना डीप नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना जान लें कि ओड जो है, इट इज रिटन टू ग्लोरीफाई और प्रेज सर्टेन पर्सन और सर्टेन इवेंट्स, ये ओड होता है। इसके बाद हम देखें एक और टाइप पोएट्री का, ये है पेस्टोरल्स। पेस्टोरल्स क्या है? पेस्टोरल्स हैं जिनको हम अगर एग्जैक्ट इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो हम पाएंगे पेस्टोरल्स क्या कहलाएंगे? चारागाह के गीत। यानी इसमें क्या होता है? इट इज कनेक्टेड विद द प्लीजेंट लाइफ ऑफ विलेजेस। विलेज का सिनेरियो होता है, खेत, गार्डन्स, बगीचे, वो सब, ग्रोव ऑफ ट्रीज, वो सारी चीजें इसमें होती हैं। इसमें हम वो पाते हैं, these poems explore the fantasy of withdrawing from modern life to the life of rural area। मतलब हम बहुत ही एडवांस्ड और मॉडर्न लाइफ जो जीते हैं, लीड करते हैं, उससे थोड़ा सा बैक स्टेप लें और रूरल लाइफ का जब हम आनंद उठाएं, उसका प्लेजर देखें, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो पेस्टोरल्स के कविता के फॉर्म में दिया होता है, तो वो पेस्टोरल्स लिखे जाते हैं। इसके अलावा एक एलेजी होती है। एलेजी भी एक टाइप ऑफ पोएट्री है, बहुत फेमस एक एलेजी है। एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, किसी की याद वगैरह में लिखा जाता है वो। और इसके अलावा बलाड्स होते हैं। बलाड क्या होते हैं? बेसिकली बलाड्स आर डांस सॉन्ग्स। बलाड्स भी होते हैं, अ लॉन्ग सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफन अबाउट लव। जैसे ये पैट्रियोटिज्म आप देखिए, कंट्री के लव के लिए, कंट्री के लिए आपका डेडिकेशन, उसके बारे में भी है ये। तो इस तरह से कई फॉर्म ऑफ पोएट्री होते हैं, सोनेट, ओड, पेस्टोरल्स, बलाड्स, ये सब टाइप ऑफ पोएट्री हैं। तो ये एक छोटा सा सेगमेंट हमने लिया ताकि आपको एक सरफेस लेवल पे एटलीस्ट जानकारी हो कि पोएट्रीज जो होती हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में किस टाइप्स की पोएट्री होती हैं, उनकी पहचान क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, ये एक हमने पॉइंट लिया। अब हम अपनी पैट्रियोटिज्म को आगे बढ़ाते हैं और उसका पैराफ्रेजिंग करते हैं, उन्हें समझते हैं। So as you know well, patriotism is written by Sir Walter Scott. These lines indicate Scott's, actually Scott's poems are basically dedicated to the person's love or individual's love for his or her country. मेन थीम जो हम उसमें पाते हैं वो देशभक्ति की थीम होती है, लव ऑफ वंस लैंड, और वी शुड से लव फॉर द कंट्री। He illustrates the quality of patriotism. वो अपनी पोएट्री के माध्यम से, पोएट्री के थ्रू ये बताना चाहता है कि पेट्रियोटिज्म की फील क्या होती है, एक पेट्रियोट व्यक्ति कैसा होता है, उसके मन में क्या भावनाएं होती है अपने देश के लिए, अपने देश में रहने वाले अपने देशवासियों के लिए। वो पेट्रियोटिज्म में सर वॉल्टर स्कॉट ने बताया है। इट इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेंजा of Canto 6 of the poem The Lay of Last Minstrel। मैंने आपको बताया कि Lay of Last Minstrel जो 1805 में पब्लिश हुई थी, जिसके बाद से सर वॉल्टर स्कॉट का जो फेम था, जो पॉपुलैरिटी थी, वो काफी बढ़ गई। तो उसी का एक स्टार्टिंग स्टेंजा हमें अपने टेक्स्ट बुक में, अपने एक्सरसाइज में दिया है, जिसका नाम पैट्रियोटिज्म है। हम पोइट्री की कुछ लाइंस को देखें और समझें। ब्रीदेस देयर द मैन विथ सोल सो डेड। सर वॉल्टर स्कॉट कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सांस ले रहा है, मतलब इफ ही इज अलाइव, ही इज ब्रीदिंग, ही इज इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग,
द सिंबल ऑफ लाइफ इज व्हाट? सांस लेना छोड़ना, दिस इज अ सिंबल ऑफ लाइफ, मीन्स यू आर अलाइव। तो वो कहता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सांस लेता है बट विथ सोल सो डेड, उसकी जो सोल है, वो आत्मा है, वो मरी हुई है, कब? यानी उसका जीना नहीं है। ही इज अलाइव फिजिकली बट मेंटली और स्पिरिचुअली ही इज नॉट अलाइव। कब? हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड, जिसने कभी भी, सेकेंड लाइन है, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड, यानी जिसने कभी भी अपने आप से ये नहीं कहा। क्या नहीं कहा? दिस इज माई ओन, माई नेटिव लैंड, ये मेरी अपनी जमीन है, मेरा अपना देश है, मेरी मदरलैंड है। ये जिसने अपने आप से नहीं कहा, अगर वो हमें जिंदा अलाइव दिखाई भी देता है तो वो जिंदा नहीं है। ही इज अलाइव विथ डेड सोल, उसकी आत्मा जो है वो मर चुकी है। इसके बाद हम लाइन नंबर 4 देखें, लिखा हुआ है, whose heart hath never within him burned, whose heart, जिसका हृदय, जिसका मन, जिसका दिल कभी भी अपने आप में अंदर से बर्न नहीं हुआ। यहां बर्न होने का मतलब है बर्निंग सेंसेशन होने से। बर्निंग सेंसेशन किस चीज के लिए? एज होम हिज फुट स्टेप्स ही हैथ टर्न्ड, जब वो कहीं, जैसे इफ ही इज स्टडिंग अब्रॉड, अगर वो अपने देश की तरफ आता है, या वो कभी बाहर किसी ट्रैवलिंग पर्पस से बाहर घूमने गया है अब्रॉड, फॉरेन कंट्री, और वो अपने देश की तरफ लौटना स्टार्ट करता है या आता है, और अगर उसके मन में देश में वापस आने की खुशी एक बर्निंग सेंसेशन के फॉर्म में नहीं है, फ्रॉम वॉन्डरिंग ऑन अ फॉरेन स्ट्रैंड, मतलब जब वो फॉरेन लैंड में वॉन्डरिंग कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, भले विद अ पर्पस और विदाउट अ पर्पस, अगर वो घूम रहा है और वो वापस अपनी कंट्री की तरफ आने को स्टार्ट करता है, अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, अगर उसका हार्ट जो है कभी भी उसमें बर्निंग सेंसेशन नहीं आता है, इफ सच देयर ब्रीथ, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, आप उसको पाएं, इफ यू फाइंड हिम एनीवेयर, गो मार्क हिम वेल, जाएं और देखें उसे, वेरी वेल मार्क करें, उसे पहचानें, जाने उसे कि ऐसा भी कोई व्यक्ति जिंदा है या इस दुनिया में है, एग्जिस्टेंस में है। आगे वो कहता है, वो बताता है, एक्चुअली हिज बेसिक आइडिया दैट इज दैट बिकॉज ही इज अ बॉडी विदाउट स्पिरिट, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो क्या है? वो फिजिकली तो अलाइव है बट वो स्पिरिचुअली मर चुका है, स्पिरिचुअली ही इज डेड। उसकी जो सोल है, हम माइथोलॉजिकली भी स्पिरिचुअली भी देखते हैं कि हम मानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो सिर्फ हमारी सोल की वजह से मूविंग है, चल रहा है। सोल जो है वो समय के साथ साथ अपना शरीर बदलती जाती है। तो वो कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अपने देश से प्यार नहीं है, या जो अपने देश की तरफ वापस आने पर उसके मन में वो खुशी का भाव नहीं आता है, तो वो क्या है? उसकी सोल जो है वो डेड है, ही इज स्पिरिचुअली डेड बट ही इज फिजिकली अलाइव। उसे क्या करें? गो एंड मार्क हिम वेल। उसके अंदर देश के प्रति ऐसा एक फील होना चाहिए कि प्लेजर होना चाहिए उसके हार्ट से, तो वो जिंदा माना जाएगा सचमुच। अदरवाइज वो सिर्फ दिखने के लिए जिंदा है, बाकी उसे जिंदा ना माना जाए। आगे की लाइंस में सर वॉल्टर स्कॉट कहते हैं, फॉर हिम नो मिन्स्ट्रेल रैप्चर स्वेल, उसके लिए जो है नो मिन्स्ट्रेल, मिन्स्ट्रेल क्या होता है? एक गाने वाला, एक सिंगर जो दूर दूर जाता है और अपने राजा या अपने किंग या अपने ऑनर की क्वालिटीज को ग्लोरीफाई करता है, उसे फैलाता भी है, तो वो जो है वो कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ हम अपने हिंदी लिटरेचर में उसका एग्जाम्पल लें, आपने नाम सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ चंद बरदाई। चंद बरदाई वॉज द पर्सनल पोएट ऑफ बार्ड ऑफ किंग पृथ्वीराज चौहान ऑफ 11th सेंचुरी। तो वो जो चंद बरदाई था, उसका काम क्या था? वो अपने राजा पृथ्वीराज चौहान की जो क्वालिटीज थी उनको दूर दूर तक गाने के तौर पे, लॉन्ग सॉन्ग्स के थ्रू बताता था, लोगों तक पहुंचाता था। तो मिन्स्ट्रेल जो होते हैं वो ये काम करते हैं। तो वो सर वॉल्टर स्कॉट कहते हैं कि फॉर हिम नो मिन्स्ट्रेल रैप्चर स्वेल, उस व्यक्ति के लिए कोई ऐसा गाने वाला गाने नहीं गाएगा, मतलब उसकी ग्लोरी को नहीं सुनाएगा किसी को, और अगर सुनाएगा भी तो क्या होगा? रैप्चर स्वेल, मतलब विदाउट एनी प्लेजर, विदाउट एनी एक्साइटमेंट वो उसे सुनाएगा, मन से नहीं सुनाएगा। हाई दो हिज टाइटल्स
प्राउड हिज नेम, भले ही वो व्यक्ति उसके टाइटल्स जो है हाई हो, मतलब उसके पास बहुत बड़ा पोस्ट हो, बहुत बड़ा पद हो, वो किसी बड़ी पोस्ट पर हो, एंड प्राउड हिज नेम, और वो अपने नाम पर, अपनी पावर पर, अपने पोजेशंस पर उसे बहुत प्राउड हो, घमंड हो, अहंकार हो, बाउंडलेस हिज वेल्थ, और उसकी वेल्थ जो है, उसका धन या उसकी मनी जो है बाउंडलेस हो, यानी उसकी कोई सीमा ना हो, ही हैज लिमिटलेस मनी, एज विश कैन क्लेम, और इतना पैसा, इतना धन कि वो अपनी कोई भी विश को पूरा कर सके, डिस्पाइट दोस टाइटल्स, उन सारे टाइटल्स के होते हुए भी, मतलब उन पोस्ट्स के होते हुए भी, पावर एंड पेल्फ, ऐसी शक्ति के होते हुए भी, पेल्फ यानी यहां पेल्फ शोज मनी, तो पेल्फ यानी मनी, तो मनी होते हुए भी, पावर होते हुए भी, बिग टाइटल्स होते हुए भी, वो कैसा है? द रैच, वो एक रैच है, मतलब वो अनफॉर्चुनेट व्यक्ति है, या उसकी मेंटालिटी नैरो है और वो अनफॉर्चुनेट है। कंसेंट्रेट ऑल इन सेल्फ, जो कंसेंट्रेट ऑल इन सेल्फ है, मतलब ही इज सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ही सेल्फिश पर्सन, लेकिन वो खुद के बारे में सोचता है, खुद की वेल्थ के बारे में, खुद की सेफ्टी, खुद के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, अपने कंट्री और कंट्री मैन्स के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचता है, तो वो क्या है? उसे अलाइव नहीं मानना चाहिए, उसे डेड मानना चाहिए। उसके आगे की लाइंस हैं, लिविंग शैल फॉरफेट फेयर रिनोन। इन लाइंस का हम पैराफ्रेज करें, इनका मतलब देखें, लिविंग शैल फॉरफेट फेयर रिनोन, फेयर रिनोन, फॉरफेट फेयर रिनोन मतलब यहां पर होगा डिप्राइव्ड ऑफ रियल रेपुटेशन, यानी वो व्यक्ति इतने हाई टाइटल्स, इतने पावर और मनी होने के बावजूद भी जो असली सम्मान है उससे वंचित है, ही इज डिप्राइव्ड ऑफ द रियल फेम एंड ऑनर एंड रेपुटेशन। सो वो इस चीज को वो शायद वो नहीं जान रहा है, ही हिमसेल्फ इज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट हिज ऑनर इज नॉट रियल, नॉट एक्चुअल, एंड डबली डाइंग शैल गो डाउन, और वो व्यक्ति क्या है? ही विल बी डाइंग डबली, वो 2 बार मरता है। हिंदी में भी हम कहते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कॉवर्ड व्यक्ति जो होता है वो अपनी असली मृत्यु से पहले भी कई बार मरता है, कॉवर्ड डाई मेनी टाइम्स बिफोर हिज एक्चुअल एंड रियल डेथ। इन द सेम वे इसमें बताया गया है कि द पर्सन हु हैज नॉट हैविंग लव फॉर हिज कंट्री, वो भी जो है वो 1 से ज्यादा बार मरता है। कैसे मरता है? डबली डाइंग शैल गो डाउन, एक तो वो अपनी असली जब उसकी मृत्यु आएगी तब वो मरेगा, और उसके पहले भी उसका वो सम्मान जो असली नहीं है, तो वो जब अगर हम सम्मान के साथ नहीं जी रहे हैं तो वो भी एक मृत्यु के समान है, इट्स ऑल्सो लाइक डेथ। और आगे लिखा है टू द वाइल्ड डस्ट फ्रॉम वेंस ही स्प्रंग, स्प्रंग जो है 2nd 3rd फॉर्म ऑफ स्प्रिंग है, आप जानते होंगे, झपटना, कूदना, इस तरह से। टू वाइल्ड डस्ट, अब यहां वाइल्ड डस्ट फ्रॉम वेंस ही स्प्रंग का मतलब क्या है? इसका एक अर्थ तो हम ये निकाल सकते हैं कि पोइट ये कहना चाहता है कि हम धरती से ही जन्म लेते हैं, उसकी पैदा की हुई चीज़ों से, अन्न, जल, ये सब हमें धरती से मिलता है, और धरती पर डस्ट है, वहाँ से हम आते हैं और वापस उसी में मिल जाते हैं, इस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहा है। अगर हम उसका एक दूसरा वे देखें कि पोइट कहना चाहता है कि जो क्रिश्चियन कल्चर है उसमें क्या होता है कि द पर्सन इज डाइड, व्हेन द पर्सन इज डाइड ही इज बरीड अंडर द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, वो उसको एक कॉफिन में बंद करके और अंदर दफना दिया जाता है, यू नो वेल। तो वो जो है वो व्यक्ति जहां से आया है वापस वहीं उसे दफना दिया जाता है, टू द वाइल्ड डस्ट। और होता क्या है? अनवेफ्ट, अनऑनर्ड एंड अनसंग, उसके लिए ना तो कोई सच में मन से, ना तो कोई दुखी होता है, ना कोई रोता है, अनऑनर्ड, और उसका कोई सम्मान भी असली नहीं होता, मतलब उसे कुछ ही पलों में, एट अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, लोग उसे भूल जाते हैं, एंड अनसंग, उसकी ग्लोरी को, उसके गुड डीड्स को कोई ग्लोरीफाई भी नहीं करता, इवन कभी डिस्कस भी नहीं करता। तो जनरली ये होता है कि आप देखें, व्हेन अ पर्सन पासेस अवे आफ्टर हिज डेथ, मोस्टली इन ग्रुप्स हम उसके गुड डीड्स के बारे में चर्चा करते हैं, उसकी छोटी मोटी बुराइयां, उसके वाइसेस, उसके अवगुण का भुला दिया जाते हैं, दे आर फॉरगॉटन, और उसके जो गुड डीड्स हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने
अपनी कंट्री के लिए कभी नहीं सोचा, वो कंप्लीटली थ्रू आउट हिज लाइफ, होल लाइफ वो सेल्फ सेंटर्ड रहा, सेल्फिश रहा, कंट्री और कंट्री मैंस के प्रोग्रेस के लिए, उनके गुड एग्जिस्टेंस के लिए उसने कभी नहीं सोचा। तो ऐसे व्यक्ति के मरने के बाद उसे लगभग भुला दिया जाता है, उसकी ग्लोरी को, उसकी बातों को कोई डिस्कशन नहीं होता है और उसका सारा सम्मान चला जाता है। यानी माना जाता है कि व्यक्ति मरने के बाद भी अपने सम्मान से जिंदा रहता है, उसकी चर्चा होती रहती है, पर ऐसा व्यक्ति, उसकी कभी चर्चा भी नहीं होती और वो अपनी डेथ के साथ कंप्लीटली चला जाता है, उसे कोई याद नहीं करता, उसकी रियल रेपुटेशन क्योंकि कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट हिज लाइफ ही कलेक्टेड मटेरियल वेल्थ, ही नेवर केयर्ड अबाउट अदर पीपल सफरिंग and their melancholy. He never even bothered about anyone's problem. That's why he is remembered by none after his death. तो पेट्रियोटिज्म में सर वॉल्टर स्कॉट इस चीज को बताते हैं कि everybody should be completely patriotic towards his country. He should always think, means 24/7 you should have in your mind that we should do something to the welfare of the country and countrymen. तभी only then your life is successful, your life is worth living, otherwise it is not. So ये था patriotism by Sir Walter Scott. नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेंगे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.